नमस्ते, मैं हूँ रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम बात करने जा रहे हैं शेयर बाजार के अगले सप्ताह पे कि क्या रहेगा शेयर बाजार का माहौल सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का। अभी जैसा हम लोगों ने पीछे एंटिसिपेट किया था कि भाई अगर यूएस अपने फेड रेट के जो उनके आएंगे कटौती करेगा, कटौती भी किया, लेकिन मार्केट में हलचल कुछ पिछले वीक बहुत ज्यादा हो गई। अगर हम देखें तो 24,781 का हाई रहा सोमवार को इसने बनाया था, और शुक्रवार को 23,537 का लो बनाया। शुक्रवार को ही 364 पॉइंट मार्केट नीचे थी और क्लोज हुआ है शुक्रवार को निफ्टी 28,587। और जबकि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक का जो हाई था 53,738 था, वो भी सोमवार को ही था, और 50,609 का लो था, और ये शुक्रवार को रहा। 816 पॉइंट बैंक निफ्टी इस दिन टूटा शुक्रवार को, और 50,759 पे बंद हुआ। अगर जब हम फेड रेट्स की बात कर रहे हैं, जो 25 पॉइंट इन्होंने घटाए थे, उसके बाद नेस्डेक और डो जोन्स में भी बहुत भयंकर गिरावट हमने देखी थी। हालांकि शुक्रवार को डो जोन्स जो है 498 पॉइंट बढ़ा है और नेस्डेक 178 पॉइंट बढ़ा है। अब इन सबको देखते हुए सोमवार को शेयर बाजार की, भारतीय शेयर बाजार की हालत और स्थिति क्या रहने वाली, एक। और दूसरा, जो फेड रेट ने जो 25 पॉइंट से जो घटाए थे, उसके बाद जो भारतीय बाजार में इतनी गिरावट आई, उसके पीछे क्या कारण रहा, यह भी हम सुभाष जी से समझेंगे। क्योंकि ये तो सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे 25 पॉइंट घटा रहा है, लेकिन इतनी जो गिरावट आई है उसके पीछे विशेष वजह क्या रही है, ये हम समझेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद नवींद्र जी। सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं। जी जी। तो सुभाष जी, ये बताएं सबसे पहले कि भाई हम अगले जो लेवल्स हैं वो तो हम बाद में समझते हैं, लेकिन ये गिरावट इतनी भयानक क्यों हो गई, जबकि मतलब ये तो सब एंटिसिपेटेड था कि इतने पॉइंट्स घटाएगा करेगा यूएस, लेकिन उसके बावजूद जो भारतीय बाजार में इतनी भयंकर बम्पर गिरावट आई, उसके पीछे मतलब क्या कारण आप देख रहे हैं? देखो रविंद्र जी, 18 दिसंबर को फेड की पॉलिसी आई थी, 25 पैसा रेट कट भी हुआ। लेकिन जो उनकी पॉलिसी है वो हॉकिश है। हॉकिश का मतलब होता है कि पहले सितंबर में इन्होंने इंडिकेशन दिया था कि 25 के अंदर 25-25 पैसे के 4 कट करेंगे। ठीक है। अब इन्होंने 18 दिसंबर को कहा कि सिर्फ 2 कट करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न कर रहे हैं, ग्रोथ को महत्व नहीं दे रहे। और वहां पे यूएस मार्केट की जीडीपी भी सही ग्रो कर रही है, तो और वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, और यूएस में जो बॉन्ड के यील्ड रेट है वो 4.52% चल रहे हैं। ओके। तो वहां का मार्केट में बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट करने में अट्रैक्टिव है, और जब वहां अट्रैक्टिव है तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा वहां जा रहा है। हमने देखा रुपी जो है 85 रुपी 10 पैसे तक चला गया डेप्रिशिएट होते हुए। बिल्कुल तो हाईएस्ट था। और हमारा सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट भी कोई बढ़िया नहीं आए थे, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। और थर्ड क्वार्टर में भी लग रहा है कि रिजल्ट्स बहुत बढ़िया नहीं आएंगे, मतलब इम्प्रूवमेंट होगा लेकिन मार्जिनल इम्प्रूवमेंट होगा। जी। और तो वहां पे और यहाँ जो जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन वो एज इट इज अभी है, चल रही है नहीं। और हमारी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा विश्वास अभी है नहीं कि बहुत बढ़िया आएंगे। जो इंडिकेटर्स हैं वो इतने सॉलिड नहीं है हमारा। तो मार्केट में एफपीआई की सेलिंग, जैसे अभी दिसंबर के अंदर पीछे बाइंग चल रही थी, लेकिन इस हमारा मार्केट क्लोज हुआ है लास्ट वीक, उसमें 5 सेशन में 4 सेशन में सेलिंग रही है एफपीआई की। तो बाइंग से नेट में सेलिंग चली गई अगेन, तो वो एक नेगेटिव कारण हो गया। रुपी डेप्रिशिएट हो गया। फेड की पॉलिसी वो फेवरेबल नहीं है ग्लोबली, है ना। तो ये सब कारण से मार्केट टूट गया। और टूटा भी इतना जबरदस्त कि 23,537.35 पे निफ्टी चला गया, और
ये अपना 50,759 पॉइंट के ऊपर हमारा बैंक निफ्टी चला गया। तो यदि हम इनकी ये एवरेजेस निकालते हैं, डेली एवरेज, 10 दिन की एवरेज, 50 दिन की एवरेज, 100 दिन की एवरेज, 200 दिन की एवरेज, तो ये जो मार्केट में जो एवरेजेस हैं उसको भी बीट कर दिया। अब ये देखना है निफ्टी की जो हमें 23,200 की एवरेज है, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो जी उसको तोड़ देता है तो ये थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस पे सस्टेन रहना चाहिए। और बाकी फैक्टर्स देखो आप फंडामेंटल के हिसाब से, तो बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं जो बड़े अच्छे प्राइस के अवेलेबल हैं। निफ्टी 50 स्टॉक सारे अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो फंडामेंटली यदि हम क्योंकि जो 1 ईयर का जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो 28,000 का है ना, कि 1 साल के बाद दिसंबर एंड में बड़ी-बड़ी रिसर्च जो आ रही है वो 28,000 की आ रही है। तो जी अभी हमारा 23,587 जो क्लोज हुआ है, उसको देखते हुए 28,000 के ऊपर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं लगती। यदि हम निफ्टी 28,000 हम ईयर एंड के ऊपर देखते हैं, दिसंबर ईयर एंड के ऊपर 2025 में, तो ये लेवल में यदि कोई बाई करता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, तो मैं 15-16% से ऊपर रिटर्न मिल रही है। तो उसको देखते हुए फंडामेंटल सही है, लेकिन टेक्निकली अभी वीक है और नेक्स्ट वीक भी टेक्निकली और वीक है। वीक रहेगा। हाँ जी, जी। और लास्ट वीक जैसे देखा तकरीबन 1250 पॉइंट, अगर हम सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में देखें तो 1244 पॉइंट निफ्टी टूटा है, अगर उसका हाई और उसका क्लोजिंग अगर हम देखते हैं। तो जैसा हाँ आप जी, कह हाँ रहे हैं कि जी। नेक्स्ट वीक क्या अभी मार्केट और वीक रहने की संभावना है, जबकि अगर फ्राइडे को हम देखें जो यूएस की मार्केट है उसमें थोड़ी सी तेजी आई थी। हाँ जी, क्योंकि ये 2.5 साल में ये 5 दिन के अंदर 5% से ज्यादा टूटा है मार्केट। तो हम्म। ये 2.5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, है ना, यूएस ने। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। और बल्कि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा है। तो नेक्स्ट वीक जो है मार्केट में डाउनवर्ड की तरफ रहना चाहिए और पुल बैक रैली आएगी तो बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी। अच्छा, हाँ जी। मतलब अब अभी भी अगर इस तरह से हम स्थिति समझे जो आप बता रहे हैं तो सेल ऑन राइज का मार्केट बन रहा है। हाँ जी, अभी देखो ऐसा है, यहाँ पे टेक्निकल मार्केट काफी वीक है और फंडामेंटल एक अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा सा हम्म। द्वंद चल रहा है फंडामेंटल में टेक्निकल में, क्योंकि मैं फंडामेंटल के हिसाब से तो 23,200 का लेवल बहुत बढ़िया है, अट्रैक्टिव लेवल है टू बाई फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत सारी रिसर्च है जो 27,000 26,000 से 28,000 के बीच में दे दिसंबर रहे के हैं। अंदर मार्केट देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से तो दिसंबर कोई दिक्कत नहीं है। 2025। दिसंबर 2025। दिसंबर 2025। जी। हाँ जी। जी। तो सुभाष जी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे आपने कहा इमर्जिंग मार्केट में से लोग निकल रहे हैं, तो क्या आपने अगर स्टडी किया हो, देखा हो, क्या चाइना से भी इस दौरान में विड्रॉ हुआ है वहां से फंड्स? चाइना वहां भी से सेलिंग हुई देखो, है? चाइना की हालत अभी कोई अच्छी नहीं है और वहाँ पे शेयर के रेट भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, है नहीं वहाँ का, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट जो है वो काफी डाउन है। उन्होंने हम्म। फिस्कल सपोर्ट देने की बहुत कोशिश की है और अनाउंसमेंट भी कर रखे हैं और दे भी रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली सेलिंग को रोक रहा है, एफपीआई सेलिंग को, और वहाँ अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो वहाँ भी इन्वेस्टर जा रहा है एफपीआई का, जा रहा है है नहीं, वहां इन पे। स्पाइट ऑफ बैड कंडीशन, लेकिन वो अपने इकोनॉमी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो उनकी कोशिश है प्रोएक्टिवली कि एफपीआई यहाँ पे इन्वेस्ट करे, सेलिंग नहीं करे। तो अभी वो तो अभी वहाँ पे भी चल रहा है, पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी कोई ज्यादा ऐसी कंडीशन नहीं है कि वहाँ का मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत अट्रैक्टिव है। तो सुभाष हाँ। जी, जिस तरह से अगर आपने देखा, मतलब आपने अगर ये नोटिस किया हो कि फ्राइडे को या थर्सडे को इसकी कैसी रही है, एफपीआई ने यहाँ इंडिया में सेलिंग करी या बाइंग करी, किस तरह का उसका माहौल रहा, मूड रहा? देखो 4 दिन सेलिंग की है
और नेट के अंदर पूरे वीक में माइनस में पहुंच गई है नहीं। और ये 4 दिन को देखते हुए मार्केट का सेंटिमेंट एकदम नेगेटिव हो गया है। और क्योंकि डिमांड सप्लाई के हिसाब से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी बाइंग इतनी नहीं है, वो भी थोड़ा स्केर्ड हो गए हैं। तो ओके इसलिए मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर नुकसान कर रहा है, काफी हाहाकार मचा हुआ है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्क टू मार्केट आए हुए हैं, ब्रोकर्स पोजीशन कटवा रहे हैं। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। फंडामेंटल इकोनॉमी का इतना खराब नहीं है, ये ग्लोबल क्यूज है जिसकी वजह से मार्केट ये टूटा है। बल्कि फ्राइडे को यूएस का मार्केट बहुत ऊपर चला गया है नहीं। नेट में तो वहां भी डाउन है, वीकली नेट बेसिस के में डाउन है ऊपर। बिल्कुल हाँ, जी। नेट में डाउन है ना, लेकिन फिर भी वहां सपोर्ट आ गई है, लेकिन यहाँ इंडिया में नहीं आई है। और मंडे को भी हमें उम्मीद नहीं है कि यहाँ सपोर्ट रहेगी, टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब अभी आपको और लगता है कि मार्केट यहाँ पे इंडिया में और टूट सकती है? बहुत ज्यादा नहीं टूटेंगे। मैं लेवल बता सकता हूँ आपको मेरे हाँ हिसाब जी, से। लेवल बताइए जरा नेक्स्ट वीक के हाँ, लिए। निफ्टी 50 23,200 और 24,100 के बीच में रहना है। 23,200 हाँ, और 24,100। 100। और बैंक निफ्टी 49,500 और 51,500 के बीच में रहना चाहिए। बैंक निफ्टी 49,500 से लेके 51,500। हाँ जी। ओके। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे और टूटता है, आप सॉरी निफ्टी टूटता है तो भी 300 पॉइंट के आसपास और टूट सकता है, यानी कि 23,200 पे आप बड़ा सपोर्ट देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ 23,200 पे सपोर्ट पूरा रहना चाहिए, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। ओके। और अगर गलती से मतलब हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ कि अगर ये हाँ, टूटता है तो फिर उसके नीचे टूटता कहाँ है जा तो सकता 22,750 का भयंकर सपोर्ट है, उसके है? नीचे ओके नहीं जाना चाहिए। ओके, मतलब अगर गलती से यहाँ से टूट गया तो 22,750 पे भयंकर सपोर्ट है। और यहाँ पे एक तरह से लॉन्ग टर्म जो बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो बाइंग अपनी कर मतलब सकते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पॉजिटिव है ये वाला। ओके ओके ओके। तो अच्छा सुभाष जी, जैसे अभी ये नए आरबीआई गवर्नर आए हैं, तो क्या इनके कार्यकाल में किस तरह की उम्मीदें आप लोग रख रहे हैं? देखिए, शक्तिदास जो अपने पुराने गवर्नर हैं, जी शक्तिदास कांत जी, उन्होंने काम जी बहुत बढ़िया किया है, कोई उसमें डाउट नहीं है जी ना। लेकिन क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स यदि कोई बात करे तो हमारा इंडिया में ग्रोथ को महत्व देना चाहिए, इन्फ्लेशन को इतना कम महत्व देना चाहिए। जी और है नहीं वो तो इसमें हमें फरवरी के अंदर 25 पैसा फेड इसको आरबीआई को 25 पैसा से 50 पैसा रेट कट कर देना चाहिए। और अच्छा। सीआरआर जो अभी 4% के ऊपर है, इसमें 25 पैसा और लिक्विडिटी बढ़ानी चाहिए, 4.25% फरवरी में करना चाहिए, 3.75 तक कर दें। और 25 से 50 पैसा रेपो रेट में रेट कम कर दें, तो मार्केट में ये इंडिकेशन मिलेगा, तो मार्केट आ जाएगा तो बिल्कुल सही, मार्केट फिर पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, स्ट्रेंथ मिल पॉजिटिव की जाएगी तरफ मार्केट, बहुत आ जाएगा। बहुत आ जाएगा। और और ये नीड ऑफ हम द आवर यही है। जी, और ये नीड ऑफ द आवर है, और ये हम फरवरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कर सकते हैं जब इनकी अनाउंसमेंट रहेगी। बिल्कुल। ठीक है। तो दर्शकों, ये थी आज की चर्चा, और आप इस विश्लेषण के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी ट्रेड करें, तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि यहाँ पे बाजार में पल पल हालात बदल जाते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं शनिवार को, और सोमवार को क्या होगा या मंगलवार को क्या होगा, कुछ नहीं, अगर इवेंट्स ऐसी डेवलप हो जाती हैं तो कई बार सब चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने लास्ट वीक किया था और अब चीज़ें बदल गई थी। तो इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। तो सुभाष जी, आप दुबई में हैं, तो दुबई में कैसा माहौल है? दिल्ली जैसी ठंड तो वहां नहीं होगी बिल्कुल भी। दिल्ली जैसी मतलब ठंड क्या, तो ठंड ही नहीं होगी वहां तो। सुबह सुबह शाम ठंड है, दोपहर में तो गर्मी है, आप टी शर्ट पहन सकते हैं, और सुबह शाम ठंड है। सुबह शाम की ठंड है, वो भी वो कहते हैं गुलाबी वाली ठंड होगी ना वो तो। हाँ, वो मतलब बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, लेकिन ये है कि आपको जैकेट डालनी पड़ेगी, है नहीं, ओके और स्वेटर पहनना पड़ेगा, तो इतनी ठंड है।
और अच्छी ठंड है, मतलब तो आप अच्छी का मतलब मतलब अच्छी सुहावनी ठंड है, हाँ, इतनी मतलब जो अच्छी अच्छी हाँ लगती है। अच्छी हाँ ठंड जी, तो दिल्ली में है, हाँ अच्छी ठंड तो दिल्ली में है, जो अच्छी वाली आप कह रहे हैं वो वाली ठंडी लेकिन ठंड पोल्यूशन दिल्ली में नहीं है। है, ये यू हम्म। फील बेटर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम अभी मैं बाहर से आए हैं, तो जी, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। बिल्कुल वैसे ठीक मैं बात है। आज ही आया हूँ दुबई, और अच्छा, आज मॉर्निंग में ही पहुंचा हूँ। मॉर्निंग में पहुंचे। नहीं तो हाँ आपको तो ऐसा करना चाहिए कि जो मतलब ये वाला काम तो कहीं से होता ही है, तो आपको तो अपना ऑफिस आपका दुबई में है ना, वहां पे हमारा ऑफिस हाँ, एसएमसी जेएलटी ग्रुप में का। ऑफिस है हमारा। हाँ, तो आपको तो जो अपना हेड ऑफिस भी है, या कहते हैं ना जैसे पहले गवर्नमेंट चलती थी कश्मीर से इधर शिफ्ट हो जाती थी, शिमला चली जाती थी, तो इसी तरह से ना सर्दियों में एसएमसी का जो हेडक्वार्टर दुबई या मुंबई जैसी जगह पे बना लिया जाना चाहिए, ताकि मौसम ठीक रहे। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारी, चलिए सुभाष। क्योंकि शेयर मार्केट में हेड ऑफिस चेंज करने में बहुत सारी चीजें हैं, आईटी सपोर्ट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, रिसर्च चाहिए, है नहीं, हम्म। बहुत बड़ी टीम होती है जी, तो वो इतना बिल्कुल, आसान नहीं है। आसान हाँ, नहीं है, ये है बिल्कुल कि ठीक बात। हाँ, लाइटर वे में आपने बात बढ़िया कही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुभाष जी, जब इसकी एक बात चल रही तो एक चीज और बताइए कि जो हाँ, एनआरआईज हैं, वो मान लीजिए अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड कर सकते हैं, और उसका जो टैक्स है उसका तो टैक्स इंडिया में ही देना पड़ेगा। एनआरआई ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड करते भी हैं जी। एनआरआई को, है नहीं, और तो वो जो टैक्स है वो देना पड़ेगा, जो इंडियन इनकम आएगी उस पे इंडिया में देना पड़ेगा, नहीं तो टीडीएस कटता है उनका, जो ओके। वो है नहीं, वो फिर, और उसकी जहाँ जिस कंट्री से वो है उनकी एडजस्टमेंट्स, तो यहाँ पे जो टैक्स देंगे उस कंट्री में उसका बेनिफिट मिल जाता है, तो ओके, हाँ जी, तो मतलब दो जगह तो टैक्सेशन नहीं हो जाएगा ना उसका। नहीं 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 नहीं, क्या होता है कि मान लो कोई लंदन में है जी। ना, और इंडिया इनकम होती है, तो इंडिया में जो टैक्स देगा टीडीएस कटेगा, उसका वहाँ क्रेडिट मिल जाएगा, उसका टोटल इनकम निकाल लेंगे जैसे है, तो ये इस तरह का ट्रीटमेंट होता है। ओके, ओके। नहीं, इस पे भी एक बार आपके साथ अलग से करेंगे पूरी चर्चा, कोई क्योंकि बात बहुत नहीं, सारा कई एनआरआई पे कोई कर आप। लेंगे। हाँ, क्योंकि बड़े सारे लोग कहते हैं ना कि भाई जो शेयर ट्रेडर्स हैं कहते हैं जी वो दुबई में जाके ट्रेड करना और ये है करना, वहाँ बड़े बेनिफिट्स हैं, तो इस पे एक अलग से चर्चा एक दिन रखेंगे। चलिए ठीक सुभाष है, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत एंजॉय धन्यवाद, करिए सभी का धन्यवाद जी। दुबई के वेदर को, और लेकिन आपको अल्टीमेटली आना तो ठंड में वापस ही पड़ेगा दिल्ली। ठीक है जी। ठीक है, नमस्ते। ओके जी, नमस्कार।